दमन के इतिहास का एक ऐसा काला सच जो लगातार आप हमारी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां संविधान को हाथों में लेकर कस्में खाती हैं और चुनाव मुद्दे बनाती हैं, और उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता, उसी पार्टी के नेता यानी कि बीजेपी पार्टी के दमन के प्रेसिडेंट आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरीके से ये मैटर को बढ़ाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक विषय है। दमन के हर एक अधिकारी से लेकर राष्ट्रपति तक इस मैटर को पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई इस मैटर पर नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी केस में, जमीन मामले में जो अभी तक आपने देखा वो सब आप तक पहुंच चुका है। आप भी इस मैटर से वंचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दमन के बीजेपी के प्रेसिडेंट दीपेश टंडेल और साथ में महेश टंडेल जिस तरीके से वहां पर रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, गैर कायदेसर कब्जा किया हुआ है। हालांकि मुजरिम होते हुए उनके ऊपर केस हुआ है। अब जब केस हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकते जो अभी तक वो दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर संबंधित तमाम सरकारी अधिकारी इस शक के घेरे में आते हैं कि वो इस 420 को फ्रॉड को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। चाहे वो नगर पालिका हो, कलेक्टर हो या कोई भी संबंधित विभाग का अधिकारी हो, सभी के सभी उस चीज़ में बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ सेशन कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, लेकिन अभी तक उसमें फैसला नहीं आया है। आप सबको जानकर ये हैरानी होगी, मामला सिर्फ इतना सा है कि जिस व्यक्ति के नाम पे दस्तावेज हैं उसको सिर्फ वो दस्तावेज कोर्ट में दिखाने हैं और ये साबित करना है कि ये ज़मीन, ये घर, ये मकान मेरे नाम पर है। लेकिन मामले को कई साल हो गए हैं और इस मामले में कोर्ट भी, न्यायाधीश भी कहीं ना कहीं लाचार नजर आते हैं। हमारे साथ में कुंदन भाई उपस्थित हैं, जो लगातार आप देखते रहते होंगे कि इस तरीके की गलत गतिविधि के ऊपर वो डटकर खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि अभी सेशन कोर्ट में जो मामला था उसमें आखिरकार क्या फैसला आया। सेशन कोर्ट में क्या हुआ कि एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा था। वहां से समीर मुड़ा से जो वकील हैं उन्होंने चालाकी से सेशन कोर्ट में चले गए थे, लेकिन वहां पे वो साबित नहीं कर पाए। वहां पे वो बोल रहे कि मैं ऑनर मेरा क्लाइंट ऑनर है, लेकिन वो ऑनरशिप वो साबित नहीं कर पाया। और मैंने कुछ मैंने आर्गुमेंट किया तो जज ने आर्गुमेंट मैंने जमा भी किया, कुछ बंद जमा किया मैंने सब डॉक्यूमेंट के साथ में। तो एसडीएम के सेशन कोर्ट के जज ने हमारा केस वापस एसडीएम में भेज दिया। तो हमारा जो एसडीएम में केस गया, फिर भी अभी एसडीएम मेरे केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं जब बात करूँगा तो सब खुला हो जाएगा, सब झूठ का झूठ, सच का सच साबित हो जाएगा। इसलिए मुझे वो हेयरिंग कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरे जो बिल्डिंग के जो बढ़ोती है उनका केस भी चल रहा था, लेकिन वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जो आगे जो एसडीएम थे राहुल देव बुरा, उन्होंने गलत तरीके से इनडायरेक्टली इनको कब्जा दिला दिया। जो आरोपी है महेश टंडेल और दीपेश टंडेल आरोपी हैं, उनको कब्जा दिलाया, क्योंकि जिसके ऊपर एफआईआर फट जाती है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, वो आरोपी है। और आरोपी उस जगह जहाँ पे घुसनखोरी की वजह से एफआईआर रजिस्टर हुई होती है वहाँ पे वो कब्जा नहीं कर सकते। फिर भी राहुल देव बुरा ने, एसडीएम थे, उन्होंने उनको कब्जा दिला दिया। आज वो कब्जा दिला, उसके वजह से आज हमको परेशान कर रहा है। और वो हमारा गटर लाइन चौकअप कर दिया, करीब 2 महीने से गटर लाइन चौकअप है, और हमारा पानी कट कर दिया। और उधर न्यूसेंस आके खड़े रहते हैं, लाइट कट कर दिया। लाइट में भी क्या किया वो मैंने आगे वीडियो में बताया था, न्यूज़ में बताया था कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधि की थी। 4 से 5 हीटर हर एक रूम में चालू करके बिजली का बिल बढ़ा दिया और फिर बिजली कट करवा दी। और जो महेश टंडेल बता रहा है कि मेरे वाइफ के नाम पे मीटर है करके, वो मीटर भी वो नाम पे आया, वो भी गलत तरीके से, पूरा जो बेस ही इनका गलत है। लेकिन फिर भी उन लोग, राहुल देव बुरा ने इनको कब्जा दिलाया, वो बहुत गलत किया है और ये कानून के विपरीत है। जिस तरीके से आपने पहले के वीडियो में देखा होगा, घर के अंदर कई हीटर चालू कर छोड़ दिए गए, पानी को जाम कर दिया गया, यानी कि एक विस्फोट करने की पूरी तैयारी, जो एक मानसिकता होती है आतंकी, कहीं ना कहीं उसको दर्शाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ना प्रशासन और ना ही शासन, किसी के कानों पर अभी तक कोई जू तक नहीं रेंगी है।
खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, अगर उस घर में विस्फोट हो जाता तो शायद आज के दिन ये व्यक्ति यहाँ पर ना होता। लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जैसा कि बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको एक जानकारी दे दें कि अगर कोर्ट में केस है लेकिन उसके बाद अगर कोई सामने वाला व्यक्ति इस तरीके की गलत गतिविधि को अंजाम देता है तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन हस्तक्षेप कर सकती है। क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति किसी प्रकार की गलत गतिविधि करेगा, मारने की कोशिश करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा या वहाँ पर किसी भी प्रकार की अनहोनी को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर कोर्ट नहीं आएगा, वहाँ पर पुलिस प्रशासन को ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इस केस में ऐसा देखा गया है कि एक तरफ वाला व्यक्ति यानी कि दीपेश टंडल, महेश टंडल लगातार उस बिल्डिंग के ऊपर गलत गतिविधियां करते रहते हैं। दूसरी तरफ जो कुंदन पार और वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जब वो इस बात की शिकायत करते हैं तो इनको एक ही हवाला दिया जाता है कि ये कोर्ट का मामला है। लेकिन एक ही पार्टी के ऊपर कोर्ट का मामला दायर होता है क्या? दूसरी पार्टी के ऊपर कोर्ट का मामला दायर नहीं होता। कहीं ना कहीं इतनी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है जहाँ पर न्यायाधीश जैसा एक उच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कहीं ना कहीं लाचार है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आपको कि नगर पालिका हो, जीबी हो या जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सभी डरे हुए हैं और उनके नीचे काम करते हैं। हाल में आपने कोर्ट अपना राष्ट्रपति तक भी ये लेटर भेजा था, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई हुई? राष्ट्रपति को हमने शिकायत की थी, तो वहाँ से जो ऑफिसर है आशीष मोहन, जो होम ऑफिस में है, वहाँ उनके उनके पर ईमेल आया था और उनको हम जाके मिले भी थे, लेकिन उन्होंने ये बताया ये तो वहाँ से भेज देते हैं करके। फिर उन्होंने एसपी से बात किया था, एसपी जो अमित शर्मा जी हैं उनसे बात किया था। अमित शर्मा ने बताया था कि ये इनका जो कोर्ट का मैटर है, तो हमने बताया कि भाई कोर्ट का मैटर है तो हमको ही थोड़ी लगे, वो जो इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो बोलते ठीक है मैं करता हूँ। फिर ये जो छुट्टी आई है उसके बाद मैंने अभी लेटर दिया हूँ, मैंने लेटर दिया एसपी को भी दिया हूँ और आईजीपी को भी लेटर दिया हूँ, जिसमें इन लोगों ने गलत तरह से गतिविधि की वो भी मैंने बताया हूँ। और हमारा आगे न्यूज़ में भी हमने बताया था कि आतंकवादी गतिविधि के, तो भी पुलिस ने इंक्वायरी नहीं, पुलिस के पास मैटर गया, उसके बाद उन्होंने वहाँ से सब जो जो भी हिटर थे वो सब हटा दिए और सब क्लियर करवा दिया। लेकिन कहने का मतलब ये जो आतंकवादी गतिविधि कर रहे थे वो उससे हमारे जान हानि का नुकसान हो सकता था, लेकिन ये उसके पर पुलिस वाले ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई वहाँ से कोई पुलिस वाले कोई आए नहीं और हमको यही बता था कि तो कोर्ट का मैटर है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इन लोग गलत तरह से परेशान करते हैं और ये जो कब्जा कैसे कर लिया करके, तो अभी जो बाद में क्या महेश टंडल ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक वाले को बुलाया था और उसमें हमने हमारा थोड़ा बोलचाल हो गई, तो उसने सीधा बोल दिया कि मैं अभी यहाँ बाउंड्री बनाऊंगा। तो मैंने सीधा कलेक्टर को शिकायत कर दी, कलेक्टर को कॉल कर दिया उनके सामने ही। तो कलेक्टर ने बोला कि मैं इसमें कुछ करता हूँ, बोला आपको अन्याय होने नहीं दूंगा, ऐसा बताया था जो कलेक्टर जो सौरभ मिश्रा है उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने एसडीएम को कांटेक्ट करने के लिए बोला। तो जब एसडीएम को हम मिलने के लिए, तो एसडीएम जो प्रियांशु सिंह है उन्होंने हमको बुलाया और सैटरडे को ऑफिस बंद होते हुए भी वो आए और हमसे बात की, हमसे सब जाना। फिर उसने बोला कि मैं ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, मैं इसमें ऑर्डर पास करता हूँ करें। बाद में फिर वो लोग क्यों उन्होंने को ऑर्डर पास नहीं किया वो जाने, क्यों उन्होंने वो लाचार बन गए वो जाने। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमारा जो बेसिक नीड है बिजली और पानी, उसका ज़रूरत का हमको हेल्प करने का कोशिश किया। लेकिन फिर जब बिजली वाले आए तो बिजली वाले को महेश टंडल की बेटी ने ये करके मना कर दिया कि ये मेरी माँ के नाम पे मीटर है और मुझे लाइट नहीं लगवाना है। मतलब इस तरह से उन्होंने एसडीएम की इज्जत का कचरा कर दिया। एक लड़की ने कलेक्टर की इज्जत का कचरा करते हैं। हम वहाँ खड़े थे, पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन हमने एसडीएम का इज्जत का मान रखा। हम अगर उधर नड़ जाते, हम अगर उधर हो जाते, हमने कॉल भी किया लेकिन एसडीएम ने फ़ोन उठाया नहीं था। और उसके बाद वो ये साबित हो गया कि महेश टंडल की बेटी ने एसडीएम के इज्जत का कचरा कर दिया। और हमको तो यही लगता है कि जो दीपेश टंडल और महेश टंडल जो हमको परेशान कर रहा है, हमको जो तकलीफ दे रहा है, वो हमको परेशान नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली सरकारी अधिकारियों की इज्जत का कचरा कर रहा है। और हमने अभी राष्ट्रपति को भी शिकायत कर दी। तो राष्ट्रपति को शिकायत करने के बाद ये सब हुआ है, तो इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी भी राष्ट्रपति की इज्जत का कचरा कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को हमने लेटर लिख दिया, तो राष्ट्रपति का लेटर का ईमेल अपने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को भी आया है। और दूसरा जो एक मिनट,
दूसरा जो अजय कुमार भल्ला, जो कैबिनेट कमिटी ऑफ कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट में है, उनको भी ईमेल गया है, उनको पास भी मैटर गया है, और आशीष मोहन के पास भी मैटर गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। तो मेरा कहने मतलब कि अगर लाचार है तो हमको बता दे, अगर उनके मैं अगर गलत हूँ तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अगर मैं सच्चा हूँ तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और इस तरह से जो आरोपी है, अगर कोर्ट का मामला है, कोर्ट में सच्चा झूठा साबित करना है, तो कोर्ट में सच्चा झूठा साबित होए, लेकिन उससे पहले वो लोग कब्जा कैसे कर रहे हैं? कब्जा करके हमको परेशान कर रहा है। हमारा गटर लाइन चौकअप कर दिया, हमारा पानी कट कर दिया, हमारा लाइट कट कर दिया। तो ये जो जीवन जरूरत की चीजें हैं, उनको उनको कैसे रोक सकते हैं? और ये जो कलेक्टर और जो एसडीएम जो अगर ये जानते हुए भी चुप बैठे हैं, तो इसका मतलब कि इनकी कोई लाचारी है। अगर लाचार है तो ये पद पे क्यों बैठे हैं? मेरा तो यही कहना है, वो पद छोड़ दे, क्यों अपनी लाचारी बता रहे हैं? और ये आईएएस अधिकारी जो बनते हैं, जो आईएएस की डिग्री लेते हैं, वो छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है, वो सबसे ऊंची पढ़ाई है। और उसका आईएएस डिग्री का वैल्यू ये आईएएस अधिकारी नहीं समझे, कौन समझेंगे? चलो, ये दीपेश टंडन नहीं समझता, महेश टंडन नहीं समझता, लेकिन जो कलेक्टर और जो एसडीएम है, उन्होंने तो आईएएस डिग्री लिया है, तो उन्होंने तो समझना चाहिए, उसकी उस आईएएस डिग्री की वैल्यू समझना चाहिए। और जो राहुल देव बुरा है, उसने कौन से आधार पे इनको कब्जा दिला दिया, वो मैं जानना चाहता हूँ। उसको अभी जो दीव का कलेक्टर की उसको पोस्ट दी है, तो कौन से आधार पे उसको कलेक्टर की पोस्ट दी? क्योंकि उसने तो हमारा मैटर में हमने शिकायत करते रहे, उसे बोले मैं आऊंगा, मैं देखूंगा करके आया ने उनको कब्जा दिला दे। आज पोजीशन ये है कि हमको परेशान कर रहा है, हमारा लाइट कट कर दिया, हमें पानी करता है, गटर ने 2 महीने से चौकअप कर दिया। तो ये तो ऐसा हो गया कि ये बात वही हो गई कि लोग कहते हैं कि त्रासवादी, आतंकवादी, उग्रवादी कैसे बनते हैं? इसी वजह से बनते हैं कि सरकारी अधिकारी जिसको नियुक्त करते हैं सरकारी अधिकारी को कि न्याय दिलाएं, और वही अगर ये अन्याय करेंगे तो फिर त्रासवादी, आतंकवादी बनेंगे। कल को अगर मैं त्रासवादी, आतंकवादी, उग्रवादी बन जाऊंगा, तो इसके जिम्मेदार यही होंगे, ये जो कलेक्टर, एसडीएम, राहुल देव बुरा, और ये जो भी सरकारी अधिकारी इन लोगों को सपोर्ट कर, वही जिम्मेदार रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बताया, और पहले भी हमने अपनी चैनल के माध्यम से आप तक जो जानकारी पहुंचाई, संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को ये पता होने के बाद कि गलत हो रहा है। कई न्यूज़पेपर में भी ऐसा आया है, यहाँ तक कि सबको ये चीज़ें पता भी हैं कि गलत है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सबके सब इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे उस प्रॉपर्टी में सब सहभागी हों और मिले हुए हों। कोई भी संबंधित विभाग का अधिकारी हो, अब आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ से लेकर राष्ट्रपति तक इस मैटर को पहुँचाया गया और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सख्त और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं सभी के सभी कितने ज़्यादा लाचार हैं आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, बीजेपी पार्टी जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और उसी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक शहर का कार्यकर्ता जो इतनी बड़ी 400 बीसी को फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा है और खुद उसमें इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी पार्टी अगर उसका कुछ नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आप उस पार्टी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं रोक सकता, जो अपने पार्टी के लोगों को नहीं रोक सकता, जो गरीबों की सुरक्षा की और उनकी भलाई की, ईमानदारी की जो चुनाव के समय में बातें रखते हैं और वही उनको सही से रख नहीं सकते, तो आप ऐसी पार्टी से और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बताया गया कि इस कदर की पढ़ाई करनी पड़ती है कि आपको 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे पढ़ना पड़े, उसके बाद आप उस पोस्ट पर जाकर बैठ पाते हैं, लेकिन उस पोस्ट की गरिमा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खंडित कर दी गई। संविधान को भी नकार दिया गया, जिस संविधान को लेकर आज के समय में, जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, आप देखते होंगे हर किसी के हाथ में एक लाल किताब जैसी दिखाई देती है, जो संविधान को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो संविधान को एक जरिया बना लिया चुनाव का, गरीबों की भलाई की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के ना जाने कितने मामले समाज में आते रहते हैं जहां पर चुनावी मुद्दे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, कहीं ना कहीं वो फीके नजर आते हैं। जी। अच्छा, और एक मैंने विल जूठा है और सैलरी जूठा है, उसका भी केस किया है। सैलरी जूठा में सैलरी जो गलत है, उसमें दीपेश टंडेल और महेश टंडेल आते हैं, और महेश टंडेल का तो प्रॉपर्टी में नाम भी नहीं है, उनकी वाइफ रुखी मक्कन का नाम है और कल्पना गोबर का नाम है। तो इस मैटर में अगर वो पावर ऑफ अटर्नी हो, तो पावर ऑफ अटर्नी खाली ले वेच करने में आता है, वो हैरेसमेंट करने के लिए नहीं आ सकता। उसको कोई अधिकार नहीं हमको हैरेसमेंट करने का। अगर ये जो रुखी मकान और कल्पना गोबर के नाम पे प्लॉट है, तो वो हमको नोटिस क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नोटिस नहीं दे रहा है? क्यों हमको हैरेसमेंट कर रहा है?
और दूसरी बात ये कि विल झूठी है बोला तो उसमें चित्रा चित्रा के ऊपर मैंने केस किया था। चित्रा विल कोर्ट में जमा नहीं कर पाई थी, इसलिए वो कोर्ट केस हार गई थी। और विल के अंदर जो विटनेस है जो नीलेश सूर्यकांत बितले उसके नाम के आगे चौथे ने साइन किया, नीलेश देसाई ने साइन किया, जो राजेश कॉम्प्लेक्स में मेडिपैथ लैब चलाता है उसने साइन किया था। उसी वजह से नीलेश सूर्यकांत बितले ने चित्राराज उधोनी और नीलेश देसाई के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने की बात की। उसको आज 1.5 साल हो गया, लेकिन पुलिस स्टेशन ने उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की और ये बताया कि ये तो फैमिली मैटर है, आप तो थर्ड पार्टी हो करके। तो ये वो सरासर गलत है, ये कानून के विपरीत, कानून के खिलाफ है। और दूसरी बात ये कि जब मैंने केस कर दिया विल झूठा सैलरी झूठा, और तो उसमें मैंने सब रजिस्टर पर भी केस किया है, सब रजिस्टर दमन के ऊपर भी केस किया है। तो कहने मतलब कि जब सब रजिस्टर दमन के ऊपर केस किया 2023 में, तो 2024 में वैभव नाडकर्णी, जो नाडकर्णी ग्रुप के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने 21st सेंचुरी के जो वैभव नाडकर्णी है, उन्होंने वो बिल्डिंग खरीदा कैसे, उनके नाम पे सैलरी बना कैसे। 21st सेंचुरी जो वापी में हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के ऊपर केस चालू है वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है? हाँ, उन्होंने खरीदी है, क्योंकि मैंने तो सैलरी विल झूठा कर तो विल झूठा हो तो सच्ची सैलरी भी रद्द हो जाती है। तो वो प्रॉपर्टी उनको बेची किसने? वो तो चित्रा गोदो ने, चित्रा के नाम पे प्रॉपर्टी है, जबकि उन लोगों के नाम पे कोई दस्तावेज नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच दी। उन्होंने कुछ जो भी, मुझे तो सीईओ ने बताया, जो दमन के सीईओ ने बताया कि वो तो वैभव नाडकर्णी के नाम पे प्रॉपर्टी है करके, और आप लोग जो हाउस नंबर क्लेम कर रहे हैं वो हाउस नंबर उस बिल्डिंग का है। तो मेरा कहने का मतलब कि हमने जो हाउस नंबर क्लेम कर रहे हैं हम, जो हमारी बिल्डिंग का, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर भी है, इलेक्ट्रिक ऑफिस से नोटिस आया था उसमें भी हमारा हाउस नंबर है। और दूसरा कि जो डीएमसी ने जो लाइसेंस दिया था पीवीए कोचिंग क्लास को, पीवीए कोचिंग क्लास वहाँ पे चलता, हमारे बिल्डिंग में चलता था, उसको लाइसेंस दिया था, तो उसमें वो ही हाउस नंबर है। तो हमने जब बात की तो हमारा हेयरिंग हुआ, जो संजम सिंह ने हमारा हेयरिंग रखा और हमको सब पूछा, तो हमने सब बताया। तो हमको बताता है कि हमने तो कुछ जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए, इलेक्ट्रिक बिल जमा किए, फिर डीएमसी का लाइसेंस जमा किया, तो हमको ये जजमेंट दिया गया कि हमारी बिल्डिंग का नंबर हाउस नंबर 14/48 है, जबकि हमारी बिल्डिंग का हाउस नंबर है 14/48 14/47/B/G1, और सेकंड है 14/47/B/S1। तो हमको ये गुमराह करने की बात करते हैं, और जो जजमेंट दिया उसका कोई आधार नहीं बताया, और आधार के बिना बात जब होती है तो उसको बुद्धि प्रदर्शन बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि हमने जब डिस्कस किया तो हमने बोला कि ये डीएमसी का लाइसेंस मिला है, तो वो तो इन्होंने जो एग्रीमेंट लिखा दिया था उसमें देख के हमने लिख दिया था, ये ऐसे एकदम वाहियात बात करती थी। और दूसरी बात कि इनका जो डीएमसी की प्रॉपर्टी लिस्ट है उसमें एड्रेस बता रहा है 14/48 का एड्रेस एचडीएफसी बैंक बता रहा है, ये उसको भी उन लोगों ने नेगलेक्ट गलत बता दिया। तो कहने मतलब कि हमारा जो हमने जो डॉक्यूमेंट सरकारी डॉक्यूमेंट हमने जमा किया वो कौन से आधार पे रिजेक्ट किया वो हमको बताया नहीं, और कौन से आधार पे उन लोग बता रहे कि हमारी बिल्डिंग का हाउस नंबर 14/48 है वो उन लोग ने बताया नहीं है। मतलब कि बिना आधार का बात किया है, और बिना आधार का बात जो करता है वो बुद्धि प्रदर्शन के लिए कुछ होता नहीं है। जो मैं जो इतना जो बात कर रहा हूँ, इतना न्यूज़ में आया हूँ, इतना जो मैं लगा हूँ, मेरे पास आधार क्लियर कट है। मैंने यही बोला कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर हमको सता है वो नहीं चलेगा। इन लोगों ने सैलरी जब बनाया है, जो दीपेश महेश ने बोला कि हमने सैलरी बनाया, तो सैलरी साबित करें, बात को खत्म करें। अगर हाईकोर्ट में इन लोग ने एफआईआर कॉजिंग में गए हैं तो उन्होंने बताया कि हमने खरीदा है और हमको म्यूनसिपल ने परमिशन दिया शौचालय तोड़ने का, और कुंदन मान ने इलीगल कब्जा किया है। तो कहने मतलब कि अगर जब किया है तो फिर मेहनतों को वकील भी नहीं रखा है, तो साबित करने कितना टाइम लगता है, एक ही हेयरिंग में बात खत्म हो जाएगा। क्यों उन लोग मेरा क्रॉस करते हैं, क्यों नहीं करते, और मुझे परमिशन क्यों नहीं मिलती है। जबकि अगर हाईकोर्ट का जज अगर ये ऑर्डर देता है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो कौन से आधार पे नहीं मिलेगी वो मुझे लिखता नहीं है उसमें ऑर्डर में, और ये बोलते हैं कि आप वकील को, मुझे वकील करना ही नहीं, क्योंकि मुझे लंबा करना ही नहीं, मुझे एक ही हेयरिंग में केस खत्म करना है। क्योंकि इन लोग ने जब खरीदा हुआ है तो साबित कर बात को खत्म करें। इतना आसान सा केस और उसको अभी तक सुलझाया नहीं गया, तो क्या लगता है, दर्शक भी इस पर अपनी राय दें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सही में जो अधिकारी वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, जिस विभाग में जिस अधिकारी को काम करने का दायित्व दिया गया है, कि सही में वो उसके लायक हैं या फिर ऐसे ही लाके बिठा दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
अगर सिर्फ राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने हिसाब से देश को चलाएंगे तो फिर इस तरीके की सरकारी नौकरियां निकालने का क्या मतलब है, या फिर उनको उस पोस्ट पे बिठाने का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं समाज का जो पैसा सरकार के पास जाता है वो सरकार का पैसे का वेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला अभी तक कुछ सालों से चल रहा है वो एक ही तरफ इशारा करता है कि सरकारी अधिकारियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि सही केस में मिले हुए सभी हैं, 420 को सभी बढ़ावा दे रहे हैं, फ्रॉड को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो उस केस में इन्वॉल्व होकर सच्चाई से काम नहीं कर सकते, पारदर्शिता नहीं दिखा सकते, तो कहीं ना कहीं उनको उस कुर्सी पर बैठने का भी हक नहीं होना चाहिए। देश के अगर दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी पार्टी ना होती, अगर ये कार्य वहां पर हुआ होता तो शायद अभी तक देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सभी के सभी अभी उस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बना चुके होते। लेकिन जब एक शहर में जब उनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरीके से घृतक और 420 का कार्य किया जा रहा है तो अभी तक किसी के द्वारा सच्चाई से इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया है। जी, मेरा यही कहना है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसमें इनका अगर सरकारी अधिकारी कुछ एक्शन नहीं ले सकते तो इसका मतलब ये बताता है कि कलेक्टर, एसडीएम इन सब की लाचारी बता रही है। तो अगर ये लाचार है तो अपना पद छोड़ दे। मैं कौन हूँ? मैं कुंदन पार हूँ, मैं कोई वकील भी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी पार्टी का नेता भी नहीं हूँ, ना तो मैंने ना तो मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ। मैं बस अपने दिमाग से चलता हूँ और मैंने कोई बड़ी पहचान भी नहीं रखी है, मैंने किसी को पैसा खिलाया भी नहीं है, ना तो मैंने किसी को कोई बड़ी पार्टी को इन्वॉल्व किया है। तो मेरा यही कहना है कि ये मैटर को क्लियर कर दे, सबके सामने क्लियर कर दे, क्योंकि एक ही हेयरिंग में बात खत्म हो जाएगी। इन लोग ने लिया है तो साबित कर दे, और इस तरह से अगर नहीं कर रहे हैं तो ये जो दीपेश टंडन, महेश टंडन सरकारी अधिकारियों की इज्जत का कचरा कर रहे हैं। और मैंने अभी राष्ट्रपति को शिकायत कर दी, तो अभी राष्ट्रपति से वहाँ से मैटर भी आया है इंक्वायरी करने के लिए। अभी अगर उसमें इंक्वायरी नहीं होगी तो ये सरकारी अधिकारी राष्ट्रपति की इज्जत का कचरा कर रहे हैं। और अभी जो 11 तारीख को संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, मैं उनको शिकायत करने वाला हूँ। मैं उनको यही पूछने वाला हूँ कि आरोपी अगर जिस जगह घुसनखोरी की वजह से एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, वो आरोपी उस जगह वापस से कब्जा कैसे करता है? केस चल रहा है तो कब्जा करके हमको हैरेसमेंट कैसे कर रहा है करके, मुझे यही जानना है करके। बात बिल्कुल साफ है, बात एकदम छोटी सी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप गलत होते हो तो छोटी बात को भी आप साबित नहीं कर सकते। एक साधारण सा व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, ना कोई वकील है, ना ही किसी प्रकार की कोई ताकत लगाई हुई है। सिर्फ एक छोटा सा काम है कि आपने जो दस्तावेज बनवाए हुए हैं आपके नाम पे अगर वो प्रॉपर्टी है तो आपको दिखाना है, लेकिन जब आपने नहीं बनवाया तो आप वो पेपर लाओगे कहाँ से? उसी चक्कर में कहीं ना कहीं सभी के सभी अधिकारी सपोर्ट में भी लगे हुए हैं, जिस तरीके से अभी तक सामने आया है। और मेरा चैनल, मेरी टीम अब उन सारे अधिकारियों के पास जाकर ये सवाल करेगी, क्या रियल में आप संविधान की शपथ लेकर और पढ़ाई कर कर इस कुर्सी पर बैठे हैं, या फिर राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके इशारे पर काम करने के लिए। और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कुंदन पार हूँ, मैं एक महवंशी हूँ, मैं 12th पढ़ा लिखा हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कुंदन पार एक तरफ और बाकी सरकारी अधिकारी एक तरफ, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ, और मुझे झूठा साबित कर दे। मैं किसी वकील को नहीं, मुझे झूठा, मैं महवंशी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं सच साबित करने के लिए मैं अकेला ही, मुझे कोई वकील की जरूरत नहीं, मैं खुद ही एक ही हेयरिंग में बात खत्म कर दूंगा। कहीं ना कहीं अब ये एक चैलेंज भी है सरकारी अधिकारियों के लिए, क्योंकि आप निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी जैसे कि इन्होंने अपने माध्यम से बताया, एक थका हुआ, हारा हुआ और लाचार व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत कदम भी उठा सकता है। उसके लिए भी हमेशा शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो गलत कठोर कदम उठा लेता है, जो कहीं ना कहीं पूरे देश को और समाज को भुगतना पड़ता है। जनता इस पर क्या सोचती है, जनता की अपनी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। साथ ही आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये भी हमें जानकारी दें। क्योंकि ये माहौल, ये जो बात है, ये जो मैटर है, ये देश का है, समाज का है, और कहीं ना कहीं अब ये पार्टी का भी बन चुका है। तो क्या इस तरीके की पार्टियां जो चुनाव के समय कस्में वादे करती हैं और वही उसके बाद जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनको सताती भी हैं।
तो आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जानकारी दें, और हम इस खबर को लगातार आप तक जब तक पहुंचाते रहेंगे जब तक इस पर कोई सही और सटीक फैसला नहीं आ जाता। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालसन न्यूज़। जय हिंद।